नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में सबका स्वागत है। दोस्तों, वर्ल्ड हिस्ट्री का जो लेक्चर सीरीज़ चल रही है उसमें ये 10वां लेक्चर है। उम्मीद करता हूँ कि बाकी के 9 लेक्चर्स हमने पढ़ लिए होंगे। यूपी पीसीएस मेंस के हिसाब से ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर्स हैं। एनसीईआरटी के लेक्चर्स मैं कवर करा रहा हूँ फिलहाल, जो कोर्स है ये। और ये क्लास 9th का जो एसएसटी में जो हिस्ट्री पूछी आती है, वर्ल्ड हिस्ट्री पूछी आती है, वो कवर कराया जा रहा है। इससे पहले हम दोस्तों हमने ये देखा था कि कैसे फ्रेंच रेवोल्यूशन आता है, अमेरिकन रेवोल्यूशन आता है, उसके बाद किस तरह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण बनते हैं, उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद का जो सीन है वो क्या रहता है और हिटलर का राइज कैसे होता है, इसके बारे में थोड़ा हम पढ़ चुके हैं। आज हिटलर ने क्या किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ, इसके बारे में मोटा मोटा जो एनसीईआरटी में दिया गया है वो कवर करेंगे। क्योंकि एनसीईआरटी का प्रॉब्लम क्या है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा उन्होंने कवर करने की कोशिश नहीं की है, उन्होंने बहुत मोटा मोटा करके दे दिया है। लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन ज़्यादा करूँगा, एक्स्ट्रा लेके जाएंगे, क्योंकि फिर समझाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो चीज़ों को थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे, एक्स्ट्रा लेके जाएंगे। बाकी बहुत ज़्यादा वेरिएशन नहीं रखेंगे, क्योंकि हमारा जो कोर्स है, सिलेबस है, वो एनसीईआरटी के हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। तो अपनी रेंज हम वहीं रखेंगे। जीएस के लिए पढ़ाया जा रहा है। और 2018 के मेंस में भी सवाल जो आया था हिटलर के ऊपर पूछा गया था कि हिटलर ने फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर के लिए क्या कारण रहे थे। तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन जो पूछा गया था वो आज हम डिस्कस करेंगे। अब एनसीईआरटी का जो सीरीज़ चल रही है आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, और इसके लिए ये 100 डेज़ का कोर्स प्लान है 2020 वालों के लिए। और जो अगर कोई अंडर ग्रेजुएट बच्चा जो देख रहा है उसके लिए ये 6 मंथ्स का प्रोग्राम रहेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हिटलर का उदय कैसे हुआ था? देखिए, मैं आपको पहले बताया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1914 से लेकर 1918 के बीच में होती है। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एक साथ लड़ते हैं, बाकी इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस लड़ते हैं, फ्रांस और रूस एक साथ लड़ते हैं। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में अमेरिका, इंग्लैंड वगैरह जीत जाते हैं, जर्मनी हारता है। जर्मनी हारने के बाद वहाँ पे जो केसर होता था, जो वहाँ का राजा होता था, राजतंत्र, वो ख़त्म हो जाता है। और राजतंत्र खत्म होने के बाद वहाँ पे रिपब्लिक सिस्टम स्टार्ट होता है। अब आपको ये बताना है कि रिपब्लिक क्या होता है। अगर राजतंत्र खत्म करके रिपब्लिक सिस्टम तैयार किया गया है तो वो क्या सिस्टम होगा। तो वाइमर रिपब्लिक बनते हैं। वाइमर रिपब्लिक में एक तरह समझिए कि एक संविधान सभा बनाई जाती है, और वो लोग अपने देश कैसे चलेगा इसके हिसाब से वो कानून बनाते हैं। चूँकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हार चुका है, उसके ऊपर नए सेंक्शन लगाए जाते हैं। तो एक वार्साई की एक संधि होती है, बड़ी फेमस संधि है, वार्साई की संधि है। वार्साई संधि में होता क्या है कि बहुत ज़्यादा अपमानित किया जाता है जर्मनी को, और जर्मनी पे बहुत ज़्यादा एक बैन लगता है कि आप अपनी आर्मी को बढ़ा नहीं सकते, अपनी नेवी को नहीं बढ़ा सकते। साथ में बहुत ज़्यादा पैसा उसको वापस भी करना होता है, एज अ वॉर गिल्टी क्लॉज जो होता है। वॉर गिल्टी का मतलब होता है कि चूँकि जर्मनी की वजह से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ है और बहुत ज़्यादा पैसा का नुकसान हुआ है इंग्लैंड को, फ्रांस को, अमेरिका को, तो पैसा जर्मनी भरेगा। अब जर्मनी के ऑलरेडी जर्मनी ने बहुत ज़्यादा पैसा लेकर युद्ध लड़ा होता है, युद्ध वो हार चुका होता है उसमें नुकसान अलग होता है। साथ में उसके जितने भी इम्पॉर्टेंट जगह थी, जैसे अलास्का लॉरेल जो थी वो फ्रांस का हिस्सा हुआ करता था। लेकिन जर्मनी ने 1870 के आसपास में एक युद्ध होता है, उसमें वो फ्रांस को हराकर अलास्का लॉरेल जो है वो अपने पास ले लेता है। ये जो जगह होती है ये आपके मिनरल्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कोल, मिनरल, स्टील, आयरन, ये सब वहाँ बहुत निकलता है। फ्रांस हमेशा से इसको लेना चाहता था। हमेशा जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद फ्रांस इस अलास्का लॉरेल को अपने वापस ले लेता है। जर्मनी के पास चीज़ें ज़्यादा बचती नहीं हैं, प्लस आर्मी वो बढ़ा सकता, 1 लाख से ज़्यादा आर्मी कर नहीं सकता था। पैसा बहुत देना पड़ता है, क्योंकि वॉर कॉम्पनसेशन जो देना है वो बहुत देना पड़ता है। इस कारण से जर्मनी की आर्थिक स्थिति बिल्कुल ख़राब हो जाती है। आर्थिक स्थिति ख़राब होती है, इसी बीच में महंगाई दर बढ़ जाती है, बुरी तरह से महंगाई बढ़ती है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा आ जाता है। छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी बहुत पैसा मतलब खर्चा करना पड़ता है। वैल्यूज़ जो होती हैं, जर्मनी की जो करेंसी की वैल्यू होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है, तो बहुत दिक्कत आ रही होती है। जब ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, जर्मनी बिल्कुल बर्बाद होने की स्थिति में हो चुका होता है, इसी बीच में अमेरिका बीच में आता है। और अमेरिका जो 2 चीज़ें होती हैं इनफैक्ट, एक अमेरिका आता है और अमेरिका थोड़ा सा पैसा देता है, लोन देता है, कि जिससे कि थोड़ी सी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है। 1900 समझिए कि 22-23 से लेकर 24-25 तक की अमेरिका की वजह से
जर्मनी को थोड़ा सा आपको हेल्प मिलता है, थोड़ा सा इकोनॉमी मजबूत कर पाता है, क्योंकि अमेरिका उससे बहुत ज़्यादा लोन देता है। और दूसरा एक चीज़ होती है, वो होता है राइज़ ऑफ हिटलर। अब चूँकि हिटलर जो होता है, देखिए हिटलर, अगर हिटलर की बात करते हैं तो हिटलर एक छोटा सा एक ऑस्ट्रिया में पैदा होता है और बहुत ही नॉर्मल परिवार में पैदा होता है। वो आर्मी ज्वाइन करता है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में पार्टिसिपेट भी करता है, बट एज अ डाकिये के रूप में, एक पैसेंजर के रूप में काम करता है। उसे फ्रंट में जाने का मौका नहीं लगता है। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उसे कुछ अपनी ब्रेवरी के लिए कुछ अवार्ड्स मिलते हैं और वो काफ़ी थोड़ा सा एक अच्छा फील करता है चीज़ों को लेकर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो हिटलर है, वो एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी जो होती है उसको ज्वाइन कर लेता है। एक छोटी सी पॉलिटिकल पार्टी होती है, ज़्यादा उसमें कुछ खास नहीं होता है। जर्मन वर्कर्स पार्टी नाम का एक होता है, उसको ज्वाइन कर लेता है और उसको धीरे धीरे उसका नाम नेशनल सोशलिस्ट पार्टी नाम डालते हैं। और नेशनल सोशलिस्ट पार्टी से ही निकल के ये आपका जो नाम है नाज़ी, वो है। जो उस पार्टी के मेंबर थे उसे नाज़ी कहा जाता था। नेशनल सोशलिस्ट पार्टी के जो मेंबर थे उनको हम नाज़ी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, अब होता क्या है, देखिए थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, थोड़ा सा बहुत गहराई में। इसी वर्ल्ड वॉर की बात नहीं है, आज उसको हम बाकी चीज़ों से भी कोरिलेट कर पाएंगे। देखिए, जब भी आर्थिक मंदी आएगी, जब भी पैसों की कमी होगी, जब भी लोग परेशान होंगे, तब तक जो फंडामेंटलिस्ट सरकारें हैं, फंडामेंटलिस्ट लीडर हैं, यानी कि जो कट्टरवाद नेता हैं, जो नेशनलिस्ट नेता हैं, नेशनल का मतलब होता है जो अपने पुराने कल्चर, पुराने सिस्टम, इसको ज़्यादा तवज्जो देते हैं, ऐसे नेताओं का राइज़ होगा, ऐसे नेताओं की होगा। और जब जब इकनॉमी बूम करेगी, पैसा आएगा, तब तक लिबरल नेता जो होते हैं उनका राइज़ होगा, ठीक है। ये आजकल आप देख रहे हो कि आर्थिक स्थिति ख़राब चल रही है 2014 के बाद से। तो आप देखो अमेरिका में भी आपके जो ट्रंप आए, ठीक है, और उसके बाद इंडिया में भी मोदी जी आते हैं, क्योंकि इनको नेशनल नेता माना जाता है। थोड़ा सा ये फंडामेंटलिस्ट नेता हैं, अपने धर्म, अपनी जाति, अपने रेस, इसको ज़्यादा तवज्जो देने वाले नेता माने जाते हैं, ठीक है। तो इनका राइज होता है। लेकिन जब इकोनॉमी अच्छी रहेगी, जैसे आप देखिए कि 2008-9 में भी या 2004 में भी इकोनॉमी अच्छी थी, तो कांग्रेस सरकार थी। कांग्रेस को थोड़ा लिबरल माना जाता है, ठीक है। खैर, हिटलर थोड़ा राइज करता है। हिटलर शुरुआत में तो हिटलर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी को बनाता है और धीरे धीरे उसमें उस पोजीशन को काफ़ी मजबूत करता है अपनी। शुरुआत में हिटलर कुछ दुस्साहसी कदम करता है, सोचता है कि कुछ एक्टिविटीज़ करता है जिससे कि उसको पकड़ लिया जाता है और उसमें देशद्रोह का मुकदमा होता है। देशद्रोह का मुकदमा होता है, उसको जेल भेजा जाता है, लेकिन कुछ समय बाद उसको छोड़ दिया जाता है। धीरे धीरे हिटलर एफर्ट कर रहा होता है, लेकिन हिटलर को बहुत ज़्यादा सफलता मिल नहीं रही होती है। वो इलेक्शंस भी लड़ता है, 1922-23 के इलेक्शन लड़ता है, तो वहाँ पर भी उसको मात्र 2% वोट मिलते हैं, लेकिन इतना कुछ ऐसा कुछ इम्पैक्ट अभी तक डाल नहीं पाया था। लेकिन हिटलर के साथ क्वालिटी क्या थी, हिटलर बोलने में बहुत अच्छा था, जोश में बातें करता था, ठीक है। और एक प्रोपेगेंडा चला रहा था। वो प्रोपेगेंडा क्या था, वो कहता था कि वर्साई की जो संधि हुई है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, जो सभी देशों ने मिलकर जर्मनी को अपमानित किया है, वो उस अपमान से बहुत दुखी था और कहता है कि जो ये अपमान किया गया ये सही नहीं है। जर्मन्स इस चीज़ को डिज़र्व नहीं करते हैं, जर्मन्स बेटर रिस्पेक्ट को डिज़र्व करते हैं। तो जर्मन की एक जो फीलिंग होती है वो उसको भड़काने की कोशिश करता है। कहता है कि आपको उठना चाहिए, एफर्ट करना चाहिए, वर्साई की संधि को मानना नहीं चाहिए। वर्साई की संधि के कारण ही इतना आर्थिक प्रतिबंध लगा और इसके कारण हम इतने दिक्कत में आ रहे हैं। तो इस तरह की बातें वो करता है और एक नए जर्मनी को बनाने की मांग करता है। इस तरह के सपने वो बोलता है कि अगर नया जर्मनी होगा तो उसको सबको नौकरियाँ मिल जाएंगी, सब आर्थिक रूप से मजबूत होंगे, हमें किसी को पैसे देने की जरूरत नहीं होगी, हम मजबूत होंगे, फाइनेंशियली मजबूत होंगे, हम मिलिट्री से मजबूत होंगे। इस तरह की बातें करता है और धीरे धीरे अपनी बातों को प्रोपेगेंडा के रूप में फैलाने की कोशिश करता है। प्रोपेगेंडा का मतलब होता है कि अपना प्रचार करना। पर ये प्रोपेगेंडा दोनों लेवल पे आता है, एक अच्छे लेवल पे भी आता है और बुरे लेवल पे भी आता है। दुष्प्रचार भी होता है और एक अच्छा प्रचार भी होता है। दुष्प्रचार का मतलब है कि कोई एक नेगेटिव थॉट है, कुछ गलत बात है, उसको बहुत ही मतलब जोर शोर से उसको फैलाया गया, जैसे कि पोस्टर, बैनर, न्यूज़ में या टीवी में लगा के, किताबों में छाप के उस सोच को बढ़ाया गया, उसको दुष्प्रचार कहते हैं। गलत बात को भी बिल्कुल शोर शराबे के साथ प्रस्तुत किया गया, इसे कहते हैं प्रोपेगेंडा। प्रोपेगेंडा से आपके विचारों को, एक थॉट प्रोसेस को भी चेंज करने में हेल्प मिलती है लोगों को। अगर आज की बात करते हैं तो आप देखोगे कि पॉलिटिकल पार्टीज़ के साइबर सेल हैं, IT सेल्स हैं और वो लोग
लगातार नेगेटिव थॉट्स हैं या अपने हिसाब से जो चीज़ों को तोड़ मरोड़ करते हैं और अपने ग्रुप के लोगों को, अपने तरह के जो सोच रखने वाले लोगों को ऊट पटांग इन्फॉर्मेशंस देते हैं और इसमें इस चीज़ को प्रोपेगेंडा कहा जाता है। ठीक है, खैर इसी बीच में 1929 की ग्रेट डिप्रेशन यानी कि बहुत बड़ी आर्थिक मंदी आती है। और आर्थिक मंदी, जैसे मैंने कहा कि जब भी ऐसा चीज़ें होंगी नेशनलिस्ट सरकारों में बनती हैं। जैसी आर्थिक मंदी आती है, अमेरिका पहले अमेरिका में आती है और अमेरिका जो है वो लोन देने में असहाय हो जाता है जर्मनी को, और जर्मनी के पास पैसा फिर नहीं रहता है और जर्मनी में दिक्कत आना शुरू हो जाती है। इसी बीच में हिटलर को थोड़ा सा मौका लग जाता है और हिटलर अपनी बात को बहुत ज़ोर शोर से प्रस्तुत करता है। और ऐसा होता है कि 1932 में जब इलेक्शंस होता है तो सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरता है और लगभग 37% से ज़्यादा उसको वोट मिलते हैं। कहाँ वो 2.6% वोट, तो कहाँ 37% वोट है। तो आप समझो कि लोग दुखी हैं, तो लोग एक सपने को देख रहे हैं और सपने दिखाने वाला उसको बोलता है कि नहीं, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो जब दुखी होते हैं तो आप भी देखो, जब दुखी होते हो तो आप सोचते हो चमत्कार हो जाए जिससे कि हम सब कुछ जो है वो अच्छा हो जाए। तो जब ऐसा माहौल होगा तो जो नेता होते हैं वो चमत्कार करने की कोशिश करते हैं और लोग भी उनको एक चमत्कारी पुरुष के रूप में रखते हैं कि हाँ भाई, चमत्कारी मानव है जो कि आते ही कुछ ना कुछ ठीक कर देगा। ठीक है, और ये हर जगह होता है। अगर इंडिया की पॉइंट बात करें तो इंडिया में भी आप देख रहे हो कि बहुत सारे लोगों ने ये सोचा कि पर्टिकुलर आदमी कोई आएगा, सत्ता में आएगा तो इंडिया करप्शन फ्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। लेकिन रियलिटी ये है कि होता नहीं है ऐसा। हिटलर ने भी सपने दिखाए, किया कुछ नहीं। ठीक है, खैर उसके बाद धीरे धीरे लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट मिलना होते हैं और सरकार बन जाता है। जो बात कही थी उसने कि हम रोज़गार देंगे, नौजवानों को सुरक्षा देंगे, ठीक है, और जो विदेशी प्रभाव से मुक्त करेंगे, तो इस तरह से एक अच्छा माहौल क्रिएट करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो पढ़ ही लिया मैंने। अच्छा, जब ये प्रोपेगेंडा होता है, देखिए हिटलर के साथ क्या था कि जब भी प्रोपेगेंडा होगा तो इनकी जो रैलीज़ होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा भव्य रैली होती हैं। ठीक है, अलग अलग तरीके का चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। ये जब चीज़ें भव्य चीज़ें होती हैं तो लोगों पे इन्फ्लुएंस ज़्यादा पड़ता है, लोग इस चीज़ पर ज़्यादा प्रभावित होते हैं। जब आप बहुत ज़्यादा भव्य चीज़ें करते हो, बड़े बड़े बैंड हैं, बहुत बड़ी रैलियाँ हैं, लोग बहुत सारे आए हैं, तो इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करती हैं उन लोगों के ऊपर जो अभी तक इस माइंड मेकअप नहीं कर पाए, जो अभी तक ये नहीं कर पाए कि भाई चीज़ अच्छी है। तो ऐसे लोगों को इम्प्रेस करने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, अब धीरे धीरे जब ये चांसलर बन जाता है 1933 में, चांसलर का मतलब है प्रधानमंत्री, जर्मनी में से चांसलर का आता है। तो जब प्रधानमंत्री बन जाता है, चांसलर बन जाता है, तो धीरे धीरे क्या करता है, लोकतांत्रिक संस्थाएं जो होती हैं, जो डेमोक्रेटिक संस्थाएं हैं, किसी भी देश में डेमोक्रेटिक संस्था होती है, सरकारी संस्था होती है, जिसके कारण काम होता है कि इंडिपेंडेंट होकर बिना बाइसिंग के काम करना, तो ऐसी संस्थाओं को धीरे धीरे वो बर्बाद करना शुरू करता है। जब भी कोई हार्ड हिटर नेता बनता है, कोई डिक्टेटर टाइप का नेता सत्ता में आता है, तो उसको इन तरह की संस्थाएं जो कि आपका जो ऐसी संस्था जो डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है, जिस पर प्रभाव नहीं डाल सकते हैं, जो सुनते नहीं, उनको बर्बाद करने की साजिश पहले नंबर 1 पर रहती है उसके लिए। तो उसने भी यही काम किया, उसने बहुत कुछ संस्थाओं को बर्बाद किया। साथ में देखिए अब जो उनका जो पार्लियामेंट है राइनफेल्ड, वो उसमें क्या है कि अब कोई कानून बनाने के लिए क्या होता है, कानून बनाने के लिए आपको पार्लियामेंट में बैठना पड़ेगा, वहाँ पर आपको नेताओं को डिस्कस करना पड़ेगा और नेता फिर आप में कानून बनाते हैं। लेकिन धीरे धीरे इसने क्या किया कि अध्यादेश के माध्यम से चीज़ें चलाना शुरू की। अब अध्यादेश का मतलब क्या होता है, आपको ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो लॉ पेश करता है। अब ऑर्डिनेंस के बारे में बता दूं आपको, आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। देखिए ऑर्डिनेंस क्या होता है, मान लीजिए जैसे हमारे देश की अगर एग्जाम्पल लेते हैं, हमारे देश में कोई भी बिल, कोई चीज़ कानून कैसे बनती है, तो पहले क्या होगा, पहले वो मान लीजिए लोकसभा में वो प्रस्तुत की जाती है, वहाँ पर पास की जाएगी। पास करने का मतलब है कि वो वैसे कई तरीके हैं, लेकिन मोटा बताता हूँ आपको कि 50% से ज़्यादा उसको वोट मिल जाएंगे तो पास हो जाएगा। तो मान लो लोकसभा में 50% से ज़्यादा उसको वोट मिल गए, फिर वो राज्यसभा में जाएगी, राज्यसभा में भी उसको मान लो 50% से ज़्यादा वोट मिल गए, वहाँ पर बिल पास हो गया। उसके बाद राष्ट्रपति साइन करता है उस बिल को और उसके बाद वो चीज़ें कानून का रूप लेती हैं। ठीक है, तो ये तो तरीका हो गया। अब मान लो पार्लियामेंट है, ऐसा तो है नहीं कि पार्लियामेंट 24 घंटे रहती है, 12 महीने रहती है, ऐसा नहीं है। उनके सेशन होते हैं, 3-4 सेशन होते हैं साल में, 1-1 महीने के लिए होते हैं। मान लो कि जो MPs हैं या पार्लियामेंट है वो सेशन में नहीं है, ठीक है, सेशन नहीं चल रहा है, छुट्टी पे सब लोग हैं, इसी बीच में कुछ ऐसी परिस्थिति आती है जिस पे कानून बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। उस पर पहले से कानून नहीं था, लेकिन कानून बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। तब क्या किया जाएगा, तब ऐसा होता है कि अब चूँकि बहुत ज़रूरी है, इमरजेंसी की हालत है, तो ऑर्डिनेंस
पास किया था, अध्यादेश पास किया था। इसका मतलब ये होता है कि जो राष्ट्रपति है वो कानून पास कर देगा, बना देगा बिना पार्लियामेंट को देखे हुए, और ये जो कानून होगा वो 6 महीने के लिए वैलिड होगा। जब पार्लियामेंट आएगी तो उसके बाद वो इस बिल को देखेगी और फिर वो दोबारा तरीके से पास कर सकती है। लेकिन अगर इमरजेंसी केस है तो ऑर्डिनेंस पास कर सकते हैं, लेकिन जो ऑर्डिनेंस पास होगा उसमें वही सब पावर होगी जो किसी कानून के अंदर होती है। ठीक है, अच्छा ये है चीज़ तो सही है कि भैया ठीक है, इमरजेंसी में कोई केस आया तो आप उसको ऑर्डिनेंस बना दो, लेकिन अमूमन देखा गया है सरकारें जो होती हैं वो इसको एक टूल की तरह इस्तेमाल करती है। मान लो पार्लियामेंट में वो डिस्कशन नहीं करना चाहती और कुछ नहीं ऐसा वो बात नहीं करना चाहती तो क्या करेंगी, वो ऑर्डिनेंस पास कर देती हैं। ठीक है, मतलब सेकंड एक रास्ता अपना लेती हैं, बिना पार्लियामेंट में अपोजिशन को फेस किए हुए, बिना डिस्कस किए, बिना डिबेट किए हुए ऑर्डिनेंस के माध्यम से वो बिल पास कर देती हैं, कानून बना देती हैं। हिटलर ने भी कुछ ऐसे ही करना शुरू किया। हिटलर ने भी ऑर्डिनेंस के माध्यम से चीज़ें को चलाना शुरू किया। ठीक है, अच्छा अब जब ऑर्डिनेंस चलाना शुरू किया तो धीरे धीरे पावरफुल होने लगा। तो उसने भी अपने जितने भी विरोधी थे, चाहे वो कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, उस समय देखिए सोशलिस्टों में और कम्युनिस्टों में लड़ाई होती थी। सोशलिस्ट अलग थे, कम्युनिस्ट अलग थे, इनके बीच में बड़ा मुद्दा रहता था। और यहाँ तक कम्युनिस्ट में और आपका लिबरल्स में ये भी बड़ा मसला रहता था, तो आपस में लड़ते रहते थे ये लोग। ठीक है, अपनी अपनी विचारधारा को लेकर लड़ते रहते थे। तो अब जब हिटलर आता है, हिटलर थोड़ा पावरफुल होता है, तो उसके बाद जितने भी लोग होते हैं जो भी उसके विरोधी थे, सिर्फ यहूदी नहीं थे, बहुत सारे ऐसे लोग थे जो जिनके खिलाफ था। लगभग 52 से ज़्यादा लोग ऐसे जिनके खिलाफ हिटलर ने बहुत गलत अपनी पॉलिसी अपनाई, लोगों को मारा है। लोगों को, यहूदियों को तो कहते हैं 80% से ज़्यादा यहूदी तो उसने अकेले हिटलर ने ख़त्म कर दिए, क्योंकि हिटलर को लगता था कि यहूदियों की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जर्मनी हारी है। ठीक है, तो उसको लगता था कि जो जर्मनी आज दुखी हो रही है वो सिर्फ यहूदी की वजह से। तो यहूदियों को मारने के लिए उसने बहुत 80% से ज़्यादा यहूदी जो थे जनसंख्या थी ख़त्म हो गई इसके अंदर। चलिए, अब धीरे धीरे उसने जितने भी चीज़ें थी, जैसे कि जैसे वाइमर रिपब्लिक में एक चीज़ थी कि प्रेस को आज़ादी थी, बोलने की आज़ादी थी, तो ये सब चीज़ें ख़त्म कर दी गई। ठीक है, और जैसे मैंने पहले कहा था कि संवैधानिक संस्थाएं को ख़त्म किया गया और एक तरह का एक डिक्टेटरशिप को लागू किया गया, लाद दिया गया। ठीक है, फिर उसने अपने अच्छा जब भी डिक्टेटर होते हैं अपने मजबूत करने के लिए वो मिलिट्री को मजबूत करते हैं, वो जो कि गुप्तचर एजेंसी होती है, स्पाई एजेंसी, उसको मजबूत करते हैं। ठीक है, कि हर चीज़ का इन्फॉर्मेशन मिल सके, तो ऐसी चीज़ों को जहाँ से लोगों की इन्फॉर्मेशन मिल सके, लोगों के को कंट्रोल किया सके, इन संस्थाओं को मजबूत करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए अब पुनर्जागरण की बात करते हैं दोस्तों। तो अब क्या होता है कि इकोनॉमी कैसे ठीक की जाए। अब इकोनॉमी ठीक करने के लिए हिटलर जो है वो एक नेता को, एक अर्थशास्त्री होते हैं जिनका नाम होता है वॉल्मर शाक, इसको जिम्मेदारी सौंपते हैं कि भैया आप इकोनॉमी को ठीक करो। भाई ठीक, हम तो चलो सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन इकोनॉमी कैसे ठीक होगी, तो एक इकोनॉमिस्ट है वॉल्मर शाक, उनको रखा जाता है और उन्हें काम दिया जाता है। वॉल्मर शाक क्या करते हैं, वो हैवी प्रोडक्शन, ठीक है, और गारंटीड एम्प्लॉयमेंट की योजना बनाते हैं कि सबको भाई नौकरी मिलनी चाहिए और प्रोडक्शन ज़्यादा होना चाहिए। वो इस तरह की चीज़ें करते हैं। और जैसे अगर आप जानते हैं कि जो सुपर वे हैं, जैसे इंडिया में हाईवेज होते हैं, ठीक है, एक्सप्रेस वे होते हैं, उसी तरह से जर्मनी का सुपर वे थे, सड़कों का एक नेटवर्क था जिसमें इतनी बढ़िया क्वालिटी की सड़कें बनाई गई, बनाने की कोशिश की गई जिससे कि ट्रांसपोर्टेशन आसान हो सके और जल्दी से जल्दी चीज़ें पहुंच सकें। तो प्रोडक्शंस के लिए इकोनॉमी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये वो बनाया गया। अगर आप गाड़ी की बात करते हैं तो फॉक्सवैगन एक गाड़ी है, जर्मनी की गाड़ी है, वो बनाई गई इसी कॉन्सेप्ट पे। वो जर्मनी की गाड़ी थी मानी जाती है। ठीक, फॉक्स का मतलब होता है आपका लोग और वैगन का मतलब होता है वाहन, तो लोगों का वाहन ये एक था, इसको बनाया गया। धीरे धीरे इकोनॉमी मजबूत होना शुरू हुई, धीरे धीरे चीज़ें आपका पटरी पाना शुरू हुई। ठीक है, इनिशियली जो उसके बाद हिटलर जो था, चलो इकोनॉमी मजबूत हो रही है, हिटलर ने बाकी पॉलिसीज़ पे भी अपना ध्यान दिया। कुछ कामों पे उसने कुछ ऐसा पॉलिसीज़ बनाई, विदेशी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी बनाई, जिसमें कि उसको इनिशियली उसको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल गई। पहला क्या किया उसने जाके पहले लीग ऑफ नेशंस से अपने आप को अलग कर लिया। लीग ऑफ नेशन देखिए ये है यूनाइटेड नेशन जैसा है ना, यूएनओ, वैसा ही एक था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लीग ऑफ नेशन बनता है, जो कि इंटरनल जो कंट्रीज़ के अलग आपस में डिस्प्यूट होते हैं उसको सॉल्व करने के लिए बनाया गया था। जैसे यूनाइटेड नेशन है वैसे पहले लीग ऑफ नेशन था, लेकिन उसमें थोड़ा सा पावर्स कम थी, थोड़ा सा समस्या थी, जो बाद में डिसकंटिन्यू हो गया और उसके बाद यूनाइटेड नेशन बना। लेकिन उस समय के साथ बात करते हैं तो हिटलर ने अपने आप को पहले लीग ऑफ नेशन से अलग किया, क्योंकि लीग ऑफ नेशन में सारे कंट्रीज़ बैठ के बात करते हैं, डिस्कशन करते हैं, तो वो वहाँ पर अपनी जवाबदेही ना हो, तो हिटलर ने अपने आप को वहाँ से अलग कर लिया। ठीक है, उसके बाद उसने
ऑस्ट्रिया को कब्जे में ले लिया। अच्छा, अब क्या था कि वहाँ जो जर्मन पॉपुलेशन है, देखिए जर्मन पॉपुलेशन पूरे यूरोप में कुछ जगह पे फैली हुई है, सिर्फ जर्मनी में नहीं है। जर्मन की जो पॉपुलेशन है वो ऑस्ट्रिया की जो ज़मीन थी वहाँ पर भी कुछ इलाके ऐसे थे जहाँ पर जर्मन पॉपुलेशन थी। चेकोस्लोवाकिया एक जगह देश हुआ करता था, ठीक है, उस वहाँ पर जर्मन पॉपुलेशन थी। तो जब मजबूत हुआ तो जर्मनी ने ऑस्ट्रिया पर अटैक किया और उसको अपने मिला लिया, और चेकोस्लोवाकिया के भी अटैक करके वो इलाके मिला लिए जहाँ पर जर्मनी के लोगों की पॉपुलेशन थी, जैसे कि चेकोस्लोवाकिया का जो था सुडेंडरलैंड था उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब ये सब चीज़ें हो रही थी तो बाकी जो कंट्रीज़ थी जैसे फ्रांस हो गया, रूस हो गया या इंग्लैंड हो गया, इन लोगों ने ज़्यादा रिएक्शन नहीं दिया। इन लोगों ने जब जर्मनी जो है ऑस्ट्रिया को कब्जे में ले रहा था, जब चेकोस्लोवाकिया को कब्जे में ले रहा था, तो इन कंट्रीज़ को बोलना चाहिए था, लेकिन इन कंट्रीज़ ने अपीजमेंट की पॉलिसीज अपनाई। अपीजमेंट मतलब खुश करने की पॉलिसी। उनको लगा हिटलर अभी जोश में थोड़ा सा उसको कर लेने तो जो कर रहा है, उसके बाद अपने आप शांत हो जाएगा। उनको लगा था कि जो इम्पीरियलिज्म जो है, जो जर्मनी को कॉलोनीज़ नहीं मिल पाई हैं इसलिए हाथ पैर मार रहा है, तो एक आधा कॉलोनी कर मिल जाएगी तो शांत हो जाएगा। तो इस तरह से चीज़ें ये सब चीज़ें सोच के हिटलर के खिलाफ ज़्यादा कार्रवाई नहीं की गई। और ये भी था कि इंग्लैंड जो था वो उसको मानता था कि जो वार्से की संधि हुई है वो जर्मनी के साथ नहीं होनी चाहिए थी, ये बहुत ज़्यादा अपमानित है। लेकिन खैर इन सब चलता रहा, और अब धीरे धीरे उसको जो सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, अब इंटरनल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, जो एक्सटर्नल सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, प्लस उसको जो अपना ईस्ट यूरोप में जो उसको सपना था कि किसी कब्जा करेगा, तो उसका वो भी सपना धीरे धीरे पूरा हो रहा था। अच्छा, अब चलो, अब आपकी इकोनॉमी मजबूत हो रही है और आपकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो भी सही जा रही है। इसी बीच में शाक हिटलर से मिलते हैं और बोलते हैं कि देखो आप जो इतना पैसा खर्चा कर रहे हो हथियार बनाने पे, ये सही नहीं है। जर्मनी अभी भी बहुत अच्छी स्थिति में नहीं है, सुधार हो रहा है पर स्थिति अच्छी नहीं है। आप ये हथियार पे ज़्यादा फोकस मत करो भाई। लेकिन जो कट्टरवादी लोग होते हैं वो उनको सही बातें तो वैसे समझ में नहीं आती हैं, ठीक है। तो हिटलर को भी समझ में नहीं है, और हिटलर ने वो जो शाक को अपने पद से हटा दिया और दूसरे बंदे को बना दिया, ठीक है। क्योंकि उनको लगता था कि एहतियात बरसोगे यार, इतना फूक के तो चलने वाले लोग कभी भी आगे बढ़ सकते नहीं हैं। अच्छा, जर्मनी को थोड़ा सा ये था कि 2-3 चीज़ें थी। पहला तो जो बाकी कंट्रीज़ पे वो राज कर चाहता था, तो वो थोड़ा सा एक तो अपमान का बदला लेना चाहता था, दूसरा अपनी पावर वो दिखाना चाहता था, तीसरा वो चाहता था कि जो मिनरल्स हैं, क्योंकि आर्थिक रूप से अभी तक हिटलर उतना मजबूत नहीं हुआ था, ठीक है। तो जर्मनी को ये था कि हम किसी और कंट्रीज़ को पे कब्जा करेंगे, अटैक करेंगे, उस पर कब्जा करेंगे, और उसके रिसोर्सेज जो हैं वो अपनी बढ़ोतरी के लिए हम यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे कि जर्मनी मान लो किसी कंट्री पे अटैक करता है और वहाँ पे जीत लेता है, तो वो कंट्री जो है जर्मनी को जो भी मिनरल्स होंगे, वो जो मटेरियल होगा वो जर्मनी को देगा, और जर्मनी धीरे धीरे इससे मजबूत हो जाएगी, ठीक है। हाँ, तो ये सब चीज़ें चल रही थी, इसलिए अच्छा एक चीज़ और भी थी, चौथा चीज़ थी कि उस समय एक कॉन्सेप्ट ये था कि क्योंकि जो जर्मनी है या यूरोप है, वहाँ पे पॉपुलेशन बहुत जल्दी बढ़ रही थी। तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, ज़मीन तो नहीं बढ़ रही है, तो बाकी जो पॉपुलेशन है उसे कहाँ पे रखा जाएगा, कहाँ पे उसको सेट किया जाएगा। तो इसके लिए ऐसे इलाके ढूंढे जा रहे थे कि जो नए इलाके हों जहाँ पर जर्मनी अपने पॉपुलेशन को, जो एक्स्ट्रा पॉपुलेशन है उसको बसा सके, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट उस समय बहुत बड़ा पॉपुलर था। इसी बीच में जर्मनी ने पोलैंड पे हमला करके उसे कब्जा कर लिया, ठीक है। और इसके बाद इंग्लैंड और फ्रांस ने अटैक कर दिया इसके बाद 1940 के आसपास, ठीक है। जापान के साथ मिलकर और ऑस्ट्रिया और जापान, इटली और जर्मनी, इन्होंने मिलकर एक साइन किया, ठीक है। एक एक्सिस ग्रुप बनाया, ठीक है, धुरी ग्रुप जिसे कहते हैं, ठीक है। और दूसरे थे वो मित्र देश थे, यानी कि अलायंस थे। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि उस समय की बात है 1940 में, जब हिटलर अपने पीक पे था, तो जर्मनी ने जापान से अपना कोलैबोरेशन कर लिया। जर्मनी ने अपना इटली के साथ अपना कोलैबोरेशन कर लिया, ठीक है। तो अपने आप को मजबूत कर रहा था। प्लस क्या था कि यूरोप में उस समय जो सरकारें थीं, तो कोशिश ये की गई कि ऐसी सरकारें बनाई जाए जिसमें हिटलर को सपोर्ट करने वाली सरकारें बन सके, क्योंकि हिटलर का इन्फ्लुएंस अगल बगल के यूरोप में कंट्री से बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो वो चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कि नए लोगों को बनाया गया इसके अंदर, ठीक है। अच्छा,
अच्छा, अब युद्ध हुआ 1942 तक तो जर्मनी जीता रहा, लेकिन अचानक से फिर एक ऐसा कांड कर दिया जर्मनी ने जिसके कारण वो हार गया। वो था कि जर्मनी ने रूस पे अटैक कर दिया। अब जैसे ही रूस पे अटैक किया तो दो चीज़ें हुई। पहला तो रूस बहुत बड़ा कंट्री है और जर्मनी के लोग जो थे वो बिना तैयारी के वो अंदर जाते हैं रूस को मारने के लिए, और रूस के जो लोग हैं वो पीछे हटते रहते हैं क्योंकि फेस नहीं कर पा रहे थे। तो पीछे हटने के प्रोसेस में रूस के लोग, रूस के सिपाही जो थे, वो जहाँ जहाँ से गुजरते थे वहाँ के सारे खेत, सारे ट्यूबवेल, पानी के सोर्सेज, लाइट्स, सब कुछ वो बंद करके चले जाते थे, बर्बाद करके चले जाते थे, जिससे कि बाद में जो जर्मनी के लोग, जर्मनी सेना पीछा कर रही है, वो इन रिसोर्सेज का फ़ायदा ना उठा ले। ठीक है, अब जर्मनी के लोग घुस तो गए अंदर, लेकिन चूँकि जर्मनी बहुत बड़ा है, इतना ज़्यादा तैयार नहीं थे, तो जर्मनी के लोगों में बहुत दिक्कत आई। जर्मनी के लोग हार गए। अब ये भागना शुरू किया जर्मनी के लोग वापस अपने जर्मनी में। इनका पीछा करते करते रूस के जो लोग हैं सैनिक, वो भागते हुए जर्मनी तक पहुंच गए और यहाँ तक कि बर्लिन के चौराहे तक पहुंच गए। ठीक है, तो नॉर्थ जर्मनी में पूरा वो रशिया के लोग पहुंच गए। इसीलिए जब सेकंड वर्ल्ड वॉर होता है तो जर्मनी को दो हिस्से में बांटा जाता है, ईस्ट जर्मनी और वेस्ट जर्मनी। और ईस्ट जर्मनी के ऊपर आपका रशिया का कंट्रोल होता है और वेस्ट जर्मनी के ऊपर आपका अमेरिका का कब्जा होता है। बाद में 1989 के बाद से ये दोनों जुड़ गए थे जब ये। ठीक है, अच्छा, अब ये चलो, आप ये तो प्रॉब्लम थी कि जो जर्मनी है वो रशिया पे अटैक कर रखा है और चल रहा है वहाँ पर। अब चूँकि लड़ाई जो हो रही है वो ईस्ट यूरोप पे हो रही है, सब जर्मनी ने अपनी सारी सैनिक वहाँ पे डाल रखे हैं, तो जो वेस्ट जो पोर्शन है वो काफ़ी अनसेफ हो गया है, काफ़ी दिक्कत हो रही है। और यही कारण हुआ कि जो इंग्लैंड के लोगों ने फिर इस पर, इंग्लैंड के एयर स्पेस ने या एयरक्राफ्ट ने फिर यहाँ इस पोजीशन पे जाके बहुत ज़्यादा बमबारी की और बहुत दिक्कत किया है। ठीक है, अच्छा, फिर अमेरिका जो है वो पहले पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि अमेरिका को बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई थी लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ था, प्लस उसका भी ही रिसेशन ख़त्म हुआ था, तो वो पार्टिसिपेट करना चाहता नहीं था, लेकिन बाद में से पार्टिसिपेट किया और फिर जापान के ऊपर एक बहुत बड़ा बम, एटॉमिक बम डाल के युद्ध को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो दोस्तों ये जर्मनी की मोटी मोटी कहानी जो है वो एनसीईआरटी में दी है। तो ये भी अब आगे पढ़ेंगे कि जर्मनी के लोग हारे कैसे, क्यों हार गए और हार के साथ उनके साथ क्या व्यवहार किया गया, तो ये हम बाद में पढ़ लेंगे। बाकी 4 क्वेश्चंस में दिए हुए हैं दोस्तों, इन 4 क्वेश्चंस को आप लगाइएगा। जो आपका पीसीएस का ग्रुप जिन्होंने बैच ज्वाइन कर रखा है वो लोग इन क्वेश्चंस को लगाएं, और सभी क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं मोर और लेस, और आप लगा के मुझे आंसर भेजिए। बाकी जिसको कोर्स करना चाहता है एनसीईआरटी का वो ज्वाइन कर सकते हैं एनसीईआरटी कोर्स। यहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन दे दी है, 8317040152 पे कॉल करके कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, धन्यवाद।